नमस्कार। नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल गुजर जाने के बाद नए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आडवाणी ने नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट इस शीर्षक के तहत एक ब्लॉग लिखा है। इस ब्लॉग में आडवाणी ने मोदी सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से राजधर्म का संदेश दिया है। 5 साल चुप रहने के बाद आडवाणी ने यह समय क्यों चुना? अपने छोटे से ब्लॉग के जरिए आडवाणी क्या सहानुभूति बटोरना चाहते थे? बताना चाहते थे कि गांधीनगर से उनका जो टिकट कटा इससे वो दुखी हैं और देश को भी उनके साथ दुखी होना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आज की न्यूज़बाजी यही कि क्यों देश को आडवाणी जी आपके साथ सहानुभूति नहीं हो सकती। 6 अप्रैल यानी शनिवार को बीजेपी का स्थापना दिवस, जिस पार्टी को वाजपेयी, जोशी और खुद आडवाणी ने सींचा, पाल पोस कर इस तरह से बड़ा किया। दरअसल पार्टी के स्थापना दिवस की आड़ में आडवाणी ने इस ब्लॉग के जरिए पार्टी के कुछ मूल मंत्रों की पार्टी कार्यकर्ताओं को ही याद दिलाई है। उन्होंने लिखा है अपने ब्लॉग में कि बीजेपी कभी भी अपने राजनीतिक विरोधियों को अपना दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना है। कॉम्पिटिटर्स नॉट एनिमीज। उसी तरह से पार्टी की राष्ट्रवाद की परिभाषा जरूर है, लेकिन जो बीजेपी की राष्ट्रवाद की परिकल्पना से अलग मत रखते हैं उनको पार्टी ने यानी बीजेपी ने कभी भी एंटी नेशनल नहीं माना। और लोकतंत्र का निचोड़ ही यही है कि हम विचारों की आजादी और अनेकता का आदर करें। सुविचार, और यही लबोलुआब है आडवाणी के ब्लॉग का। किसी भी राजनीतिक बुजुर्ग के लिए अपनी पार्टी और परिवार के युवा सदस्यों को यही ज्ञान देना चाहिए, लेकिन क्या है ना, दरअसल आडवाणी भीष्म पितामह ही निकले। पार्टी को राजसत्ता पर पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भीष्म पितामह की तरह ऐन वक्त पर उनका विवेक उनका साथ छोड़ जाता है। जैसे महाभारत में कौरवों ने पांडवों के लिए ही शतरंज की बिसात बिछा दी, भीष्म खामोश रहे। एक बार एक एक कर युधिष्ठिर सब कुछ दांव पर लगातार हारते रहे, राजपाट सब कुछ, भीष्म पितामह खामोश। द्रौपदी भी दांव पर लग गई, पितामह खामोश रहे। फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पितामह खामोश। महिला के साथ बदसलूकी भी उन्हें मंजूर थी। फिर पांडवों को एंटी नेशनल बताकर वनवास भेज दिया गया, भीष्म खामोश रहे कि भाई अपने ही भाइयों के साथ ऐसा करते शर्म नहीं आती। ये भी नहीं बोले, चुप रहे। 5 साल आडवाणी जी भी खामोश रहे। 5 साल जिस व्यक्ति ने मोदी सरकार की किसी भी नीति पर चूं तक न की हो, मॉब लिंचिंग से लेकर डीमोनेटाइजेशन तक, मोदी सरकार के हर ऐतिहासिक ब्लंडर पर खामोश रहे। देश के नागरिकों को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल गैंग में बांटने, उन्हें देशद्रोही या एंटी नेशनल करार दिए जाने पर किसी मौके पर जिस शख्स ने अपनी जुबान न खोली हो, वो आज सहानुभूति का पात्र कैसे हो सकता है? नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड होती तो ऐसे मौकों पर अपना विरोध, अपना मत, बुजुर्ग की हैसियत से पार्टी को सही राह दिखाने के अपने अधिकार का एहसास जरूर करवाते आडवाणी जी। मगर आडवाणी जी ने यह करना उचित नहीं समझा। संसद में भी 5 साल में कुल 500 शब्द भी नहीं बोले होंगे। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मगर शायद राष्ट्रपति बनने की कसक रही हो मन में। मोदी को और नाराज नहीं कर सकते थे ना। नेशन फर्स्ट या सेल्फ फर्स्ट, आप ही बताइए। लेकिन फिर चेले ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में ही बिठाए रखना उचित समझा। फिर जैसे भीष्म ने हस्तिनापुर का वंश आगे चलाने के लिए अंबा, अंबिका, अंबालिका को अगवा किया ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर से कराया जा सके, वो एपिसोड को भी अगर आप आडवाणी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करने के प्रण से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने के लिए आडवाणी जी ने भी लोकतंत्र को अगवा करके उसकी जगह मेजॉरिटेरियन मानसिकता थोपने की पहल की। अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली, क्योंकि उन्हें दिल्ली की सत्ता पर बैठना था। आडवाणी जी के लिए हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान रहा। उस पूरे रास्ते, जिस रास्ते वो रथ यात्रा उनकी गई, रथ ले गए वहां कर, उस पूरे रास्ते जो आडवाणी जी ने बबूल के पेड़ लगाए,
आज वही कांटे शायद उन्हें भी चुभ रहे तो आडवाणी को दर्द हो रहा। दरअसल महाभारत की लड़ाई का बीज भीष्म द्वारा उन तीनों बहनों को अगवा करने की कहानी में ही जन्म लेता है। जैसे मोदी के अति राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी नए भारत का सार आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा वाले हिंदुस्तान में। आज आडवाणी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बचाने का उपदेश दे रहे, देश की अनेकता का आदर करने का सुझाव दे रहे। क्या आडवाणी की रथ यात्रा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए थी? क्या उससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई? क्या मंदिर निर्माण की जिद के पीछे मेजॉरिटेरियन मानसिकता नहीं थी कि अरे जो हिंदू बहुल देश है, क्या उस देश में हिंदुओं को राम मंदिर बनाने को से रोका जाएगा? और वो भी उस जगह जहां सब मानते हैं राम का जन्म हुआ और आज जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है। जो सच था उसे दरकिनार कर दिया गया। फेथ यानी धर्म पर लोगों के विश्वास की जीत हुई। नीलांजन मुखोपाध्याय ने अपनी नई किताब दी आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट में आडवाणी के बारे में कहा है कि वो आडवाणी ही थे जिन्होंने संघ परिवार को कन्विंस किया कि मामला फेथ का है। चूंकि एएसआई ने बताया था कि 11वीं शताब्दी से पहले अयोध्या बसा ही नहीं था, तो मस्जिद होने का या मंदिर होने का कहां से प्रमाण? यानी जहां बाबरी मस्जिद थी ठीक उसी स्थान पर राम जन्म की बात सच ना भी हो, पर अगर लोगों का विश्वास है कि राम वहीं जन्मे तो यह मायने ज्यादा रखता है। बहरहाल रथ पर बैठने से पहले आडवाणी को पता होगा कि शांति भंग होगी, समाज बटेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और जैसा डर था वैसा ही हुआ। बीदर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार, वडोदरा, कर्नलगंज, रांची, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, इन शहरों और भी दूसरे शहरों में अनेक दंगे भड़के जिसमें अनगिनत निर्दोष मारे गए। ये नेशन फर्स्ट की मिसाल तो कतई नहीं आडवाणी जी। चलिए समय को और 10 साल आगे लिए चलते हैं। गृह मंत्री आडवाणी से मिलवाते हैं। जो गृह मंत्री देश में गोधरा जैसे भयावह दंगे होने पर भी खामोश रहे। आज आडवाणी अपने ब्लॉग में मोदी सरकार को डाइवर्सिटी का आदर करने का उपदेश दे रहे। तब वो वाजपेयी जी पर दबाव बना रहे थे कि मुख्यमंत्री मोदी को गुजरात में बने रहना देश यही देश चाहता है। दिलचस्प ये है जो आडवाणी राजधर्म का पाठ मोदी को आज पढ़ाने की कोशिश कर रहे, वो उस समय पढ़ाया होता तो शायद उन्हें देश में डेमोक्रेसी और प्रेस जैसे इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने ब्लॉग में ये आग्रह नहीं करना पड़ता। लेकिन आडवाणी के लिए नेशन नहीं, अपनी इमेज सर्वोपरि थी। वो तो लौह पुरुष 2.0 बनना चाहते थे। ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट तो आडवाणी ही थे। याद करिए, आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थ्योरी को अयोध्या लैब में उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया, उस थ्योरी को प्रूफ करके दिखाया। मोदी को हटाते तो उनकी इस छवि पर बट्टा लगता। आडवाणी खामोश रहे। आज मोदी की मुखालफत करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल, लिबटार्ड, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस मैनिफेस्टो को भी टुकड़े टुकड़े गैंग की उपज बताते और बालाकोट पर सवाल पूछने वालों को पाकिस्तानी जुबान बोलने वाले लोग। दरअसल इन शब्दों का जन्म का स्रोत भी आडवाणी दौर का ही है। नीलांजन मुखोपाध्याय अपनी किताब में लिखते हैं कि आडवाणी की शब्दावली में ऐसे लोग तब सूडो सेक्युलरिस्ट होते थे। आज वही लिबटार्ड है। जो लिबटार्ड नहीं है वही असली हिंदुत्ववादी है। इसलिए भक्त इस बात पर गर्व करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आडवाणी जो आज लिख रहे वो एक आइडियल लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। अनेकता में एकता ही इस देश की पहचान है। अनेक बोलियां, अनेक पहनावे, अनेक खान पान, मगर पहचान एक भारतीय।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस पर हम सबको गर्व है। जाहिर है आडवाणी मोदी के नए भारत में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन होते देख रहे, मगर राजनीति में टाइमिंग का वक्त होता है कि एक उसकी जो अहमियत होती है टाइमिंग की, आडवाणी जी से तो बेहतर कोई नहीं जानता। मगर यहां आडवाणी जी की यहां पर भी टाइमिंग गलत निकली। इट इज अ परफेक्ट केस ऑफ टू लिटिल टू लेट, क्योंकि जिसको ध्यान में रखते हुए आडवाणी ने ये उपदेश दिए, उसी मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को सिर्फ उनकी वही बातें समझी जो वो समझना चाहते थे, यानी नेशन फर्स्ट। उनकी टाइटल का पहला शब्द नेशन फर्स्ट। यही तो मोदी भी कहते आ रहे हैं, क्योंकि नेशन या तो उनका है या तो उनके भक्तों का। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री तो यह भी कहे गए कि भारतीय सेना भी मोदी सेना है, मोदी जी की सेना। यानी अब देश के हर लोकतांत्रिक एसेट पर, मिलिट्री हो या आरबीआई, सीबीआई हो या चुनाव आयोग, उस पर हक सिर्फ उसका जो मोदी के राष्ट्रवाद के मंत्र में विश्वास करते हैं। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।